भाभी की पहली रात ही मशीन खराब हो गई। भाई अम्मा का चहेता था। अम्मा ने प्यार से मुझे पास बुलाया और मेरे सर पर हाथ रखकर कान में सरगोशी की। मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। मैं धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी और बेहोश हो गई। अगली सुबह जब मेरी आंख खोली तो होश उड़ गए उस रात। मैं 18 साल की थी, मगर मुझे नहीं पता था कि शादी की पहली रात एक लड़की के साथ क्या होता है। जब भाभी को उसके कमरे में छोड़ने गई तो उसने मुझे रोक कर कहा, किचन में जाओ और मेरे लिए ठंडा ठार जूस ले आओ। भाभी के मुंह से ये बात सुनकर मैं हैरान रह गई, क्योंकि आज तो अम्मी ने भाई भाभी के लिए स्पेशल दूध तैयार कर रखा था और कहा था कि मैं ये दूध गर्म करके उनके कमरे में रख दूं। मगर अब भाभी कह रही थी कि मैं उसके लिए जूस ले आऊं। ये सुनकर मैंने भाभी से कहा कि भाभी आप जूस नहीं पी सकती। मेरी बात पर भाभी का चेहरा यूं हो गया जैसे उसे ये बात बहुत नागवार गुजरी हो। वो कहने लगी, क्यों नहीं पी सकती मैं जूस? मेरी तबीयत में गर्मी बहुत है। मैं जब तक रात को ठंडा जूस न पी लूं मेरे जिस्म से आग निकलने लगती है। भाभी के यूं गुस्सा करने पर मैं घबरा गई। वो भाभी अम्मी ने मना किया है, मैंने डरते डरते कहा। तो भाभी ने अपना भारी लहंगा उठाया और बेड से नीचे उतर आई। मेरी आज तुम्हारे भाई के साथ शादी हुई है। मैं इतना महंगा और कीमती जहेज लेकर आई हूँ, मगर मेरी इस घर में इतनी औकात नहीं कि मैं यहाँ अपनी मर्जी से कुछ खा पी सकूं। ये घर है या जहन्नुम? भाभी ने गरजदार आवाज में कहा तो मैं सहम गई। उफ तौबा, भाभी कितने गुस्से वाली थी। नहीं भाभी, मेरा ये मतलब नहीं था। आप आराम से बैठ जाएं, मैं आपके लिए जूस लेकर आती हूँ। मैंने ताबेदारी से कहा तो भाभी वापस बेड पर बैठ गई, जबकि मैं उससे कमरे से बाहर निकल आई। किचन में आकर जूस बनाने लगी। मेरा नाम सितारा है और आज मेरे भाई मुनीब की शादी थी। मेरे अब्बू उस वक्त बहुत हो गए जब हम दोनों बहन भाई अभी छोटे थे। अब्बू के गुजर जाने के बाद घर की सारी जिम्मेदारी अम्मी ने उठा ली और घर में सलमान सितारा का काम शुरू कर दिया और हम दोनों बहन भाई स्कूल में पढ़ने लगे। मेरा भाई मैट्रिक में पहुंचा तो उसने अम्मी से कहा, अब आप आराम करें, मैं पढ़ाई के साथ साथ काम भी करूंगा। मगर अम्मी ने भाई को ऐसा करने से मना कर दिया और कहा, बेटा, तुम्हारे अब्बू की ख्वाहिश थी कि तुम पढ़ लिख कर बड़े अफसर बनो, इसीलिए तुम मेरी फिक्र ना करो, तुम अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दो। यूं भाई पढ़ने लगा। अम्मी ने हमें माँ और बाप दोनों बनकर पाला। कई सालों बाद भाई ने तालीम मुकम्मल कर ली तो उसे बहुत अच्छी जगह नौकरी मिल गई। अब अम्मी ने कढ़ाई का काम शुरू कर दिया। मैंने जूस बना लिया तो बाहर आ गई। अभी घर में कुछ मेहमान मौजूद थे, इसीलिए अम्मी उनके साथ मसरूफ थी। मैं भी चुपचाप भाभी के लिए जूस बना लाई थी, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि घर में मौजूद लोग भाभी को ऊंची आवाज में बात करता सुन लें, क्योंकि हमारे मोहल्ले वाले और रिश्तेदार पहले ही ऐसी बातें कर रहे थे कि हमारे भाई ने अपनी पसंद की शादी की थी, इसीलिए हमारी भाभी बहुत गुस्से वाली और नकचड़ी होगी। इसीलिए अम्मी ने मुझसे पहले ही कह दिया था कि भाभी यहाँ नई है, उसे सेट होने में काफी अरसा लगेगा, इसीलिए तुम भाभी के साथ नरमी से बात करना, क्योंकि रिश्ते ऐसे ही बनते हैं। मैंने पहले दिन ही ऐसा किया था। अम्मी से भाभी के रवैये की शिकायत किए बिना उसके लिए जूस बना लाई। मैं कमरे में आई तो भाभी बिस्तर पर टेक लगाकर बैठी थी। मैंने जूस उसे पकड़ाया तो उसने यूं फटाफट पी लिया जैसे वो सदियों से प्यासी हो। ग्लास खाली करके उसने मुझे कहा, एक और ग्लास पिला दो। ये सुनकर मैं परेशान हो गई, क्योंकि शादी वाला घर था, सारे फ्रूट्स खत्म हो चुके थे। ये बात मैंने भाभी से कही तो वो कहने लगी, पता नहीं तुम लोग कंजूस हो या गरीब, मेरे मायके में महीने भर का फ्रूट एक साथ आता है। भाभी की बात पर मुझे गुस्सा तो बहुत आया, क्योंकि उसने आते ही अपने मायके की तारीफ में शुरू कर दी थी। मुझे ऐसी लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं थी जो ससुराल आकर मायके का रोब झाड़ती हों, मगर अम्मी ने मुझे जवाब देने से मना किया था, इसीलिए मैंने भाभी से कहा, मैं भाई से कहती हूँ वो फ्रूट ले आएगा। मेरी बात पर भाभी कहने लगी, तुम रहने दो, वो मेरा शौहर है, मैं उसे खुद ही कह दूंगी। भाभी की बात सुनकर मैं बाहर जाने लगी, तभी भाभी ने मुझे पीछे से पुकारा और कहा, मैं बहुत थक गई हूँ, जरा मेरा सर दबा दो। मुझे नागवार गुजरा, मगर मैं भाभी के बेड पर बैठ गई और उसका सर दबाने लगी। तभी भाभी कहने लगी, ये बेड मेरे बाबा ने पूरे 2 लाख का लिया है, ये आरामदेह है ना? भाभी खुशी खुशी मुझसे पूछ रही थी। मैंने जवाब देना मुनासिब नहीं समझा, बस सर हिला दिया। भाभी कहने लगी, मेरे जहेज का सारा सामान बहुत महंगा है, क्योंकि मेरे बाबा बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। तुम्हें पता तो होगा, क्योंकि तुम्हारा भाई भी मेरे बाबा के ऑफिस में ही काम करता है। तुम्हारा भाई घर आकर मेरे बाबा की तारीफें तो बहुत करता होगा। भाभी को शो मारने की आदत थी, इसीलिए तो वो अपने बाबा की तारीफें किए जा रही थी। जी भाभी करते हैं, मैंने मुख्तसर जवाब दिया। भाभी चुप ना हुई, कहने लगी, मेरे तो बड़े बड़े अमीर घरों के रिश्ते आए थे, मगर तुम्हारे भाई को मैं बहुत पसंद थी। वो मेरे बाबा के पीछे पड़ गया था, रोज कहता था कि आपकी बेटी न मिली तो खुदकुशी कर लूंगा। ये कहकर भाभी हंसने लगी, जबकि मैं चुपचाप उसके झूठ सुन रही थी। मगर भाभी तवातुर से बोलती ही चली जा रही थी और मैं हूँ हाँ में जवाब दे रही थी। तभी भाभी को बातों के दरमियान याद आया, अरे मुझे तो अब याद आया, तुम लोगों ने मेरा जहेज कहाँ रखा है? भाभी के यूं पूछने पर मुझे अच्छा नहीं लगा। पता नहीं क्यों भाभी हमें नीचा दिखाने की कोशिश कर रही थी।
میں نے بھابھی سے کہا ابھی گھر میں مہمان تھے، اسی لیے بھائی نے جلدی جلدی میں وہ سارا سامان ایک خالی کمرے میں رکھ دیا تھا۔ یہ سن کر بھابھی ایک دم پریشان ہو گئی۔ ارے تم لوگوں نے میرا سامان سیٹ نہیں کیا، ایسے کاٹ کباڑ کی طرح کمرے میں پھینک دیا؟ حد ہے بھائی، تم لوگوں کو اندازہ نہیں ہے اس میں کتنی قیمتی چیزیں ہیں۔ یہ کہہ کر بھابھی اٹھ کھڑی ہوئی، مجبوراً مجھے بھی اٹھنا پڑا۔ بھابھی کہنے لگی مجھے اس کمرے میں لے چلو جہاں تم نے میرا جہیز پھینک دیا ہے۔ یہ سن کر میں گھبرا گئی کیونکہ ابھی تک گھر میں مہمان تھے، اگر کسی نے بھابھی کو یوں دیکھ لیا تو ہماری بے عزتی ہو جائے گی، رشتہ دار اس بات کو بہت دور دور تک پھیلائیں گے۔ ابھی تک امی بھی باہر ہی تھی، اسی لیے میں نے بھابھی کو روکنے کی کوشش کی کہ ارے بھابھی آپ دلہن ہیں، آپ یہاں بیٹھیں، کل سامان چیک کر لینا۔ یہ سن کر بھابھی کو غصہ آ گیا، تم مجھے مت بتاؤ کہ مجھے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا، میں اس گھر کی بہو ہوں، میں ہر جگہ آ جا سکتی ہوں۔ بھابھی کی یہ بات سن کر میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن بھابھی آج آپ کی شادی کی پہلی رات ہے، ابھی بھائی آ جائے گا، آپ کو کمرے سے نہیں جانا چاہیے۔ یہ سن کر بھابھی بھڑک اٹھی، کیا تمہاری شادی ہو گئی ہے؟ بھابھی کے اس سوال پر میں ہکا بکا رہ گئی۔ نہیں بھابھی، ابھی صرف میرا رشتہ ہوا ہے۔ میں نے بھابھی سے کہا تو وہ کہنے لگی تم کنواری ہو تو پھر تمہیں شادی کی رات والی ساری باتیں کیسے پتا ہیں؟ بھابھی کے اس سوال پر مجھے غصہ آ گیا۔ ارے بھابھی، میں نے آپ سے ایسا کیا کہہ دیا ہے؟ بھابھی کہنے لگی بار بار تو کہہ رہی ہو آپ دلہن ہیں اسی لیے باہر مت جاؤ۔ بھابھی نے منہ بنا کر کہا تو میں سمجھ گئی کہ بھابھی کو سمجھانا بہت مشکل کام ہے، اسی لیے میں اسے باہر لے آئی۔ ہم دونوں وہاں پہنچ گئے جہاں بھابھی کے جہیز کا سامان رکھا تھا۔ بھابھی نے بھاری لہنگا پہنا ہوا تھا، مگر اس کے باوجود وہ ایک ایک چیز کو چیک کر رہی تھی۔ بھابھی چیزیں چیک کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی قیمت بھی بتا رہی تھی۔ میں تو تنگ آ گئی تھی۔ تبھی وہاں ہمارے محلے کی ایک عورت آ گئی۔ میں نے بڑی کوشش کی کہ بھابھی اپنے کمرے میں چلی جائے، مگر بھابھی تو ٹس سے مس نہ ہوئی۔ اب اس کا ہمارے ساتھ اتنا مضبوط رشتہ بن چکا تھا، مگر وہ ایسے ہر چیز کو چیک کر رہی تھی جیسے اسے ہم پر اعتبار ہی نہ ہو۔ اوپر سے محلے کی عورت نے بھی فرمائش کر دی کہ مجھے بھابھی کا جہیز دکھا۔ یہ سن کر میں اسے مجبوراً ایک ایک چیز دکھانے لگی، مگر بھابھی بار بار مجھ سے کہہ رہی تھی کہ میری چیزوں کو احتیاط سے پکڑو۔ اسی وقت میں بھابھی کے جہیز کی مشین محلے کی اس عورت کو دکھا رہی تھی، تبھی وہ میرے ہاتھ سے گر کر فرش پر جا پڑی۔ اس کے کئی پرزے ٹوٹ گئے۔ یہ دیکھ کر بھابھی نے مجھے گھور کر دیکھا۔ میں نے تمہیں کہا بھی تھا۔ بھابھی کے یوں کہنے پر میں نے ان سے کہا بھابھی میں نے احتیاط سے پکڑا تو تھا۔ یہ سن کر بھابھی کہنے لگی ہاں میں نے دیکھ لیا تھا، تم نے جان بوجھ کر میری مشین ہاتھ سے گرائی ہے۔ بھابھی اونچی آواز میں بولنے لگی۔ میں رونے لگی۔ پتہ نہیں بھابھی کو میرے ساتھ کیا دشمنی تھی، پہلے ہی دن اس نے میرے ساتھ لڑائی شروع کر دی تھی۔ اور پھر وہاں پر امی آ گئی۔ بھابھی نے خوب بڑھا چڑھا کر بات کی۔ امی نے سب سے پہلے محلے کی اس عورت کو جانے دیا، کیونکہ وہ عورت یہ بات پورے محلے کو بتا سکتی تھی۔ اس کے بعد امی نے بھابھی سے کہا بیٹا یہ تمہاری نند ہے، کوئی غیر نہیں، اگر غلطی سے کوئی چیز ٹوٹ گئی ہے تو کوئی بات نہیں، اور آ جائے گی، اس میں لڑائی جھگڑے والی کیا بات ہے؟ امی نے بھابھی کو سمجھانے کی کوشش کی، مگر وہ نہیں جانتے تھے کہ بھابھی کو اپنے جہیز کا سامان کتنا پیارا تھا، اسی لیے بھابھی غصے سے کہنے لگی ہاں آپ لوگوں کو کیا پتا، یہ ساری چیزیں میرے بابا نے دی ہیں، اسی لیے آپ کو ان کی قدر کہاں ہوگی، اور ویسے بھی اتنی قیمتی چیزیں آپ لوگوں نے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھی ہوں گی۔ بھابھی نے امی کو بھی خوب کھری کھری سنا دی۔ بھابھی نے اتنا بھی نہیں سوچا کہ امی اس کی ساس تھی، بڑی تھی، اسی لیے بھابھی کو ان کے ساتھ ادب سے بات کرنی چاہیے تھی، مگر بھابھی کو کسی رشتے کا لحاظ نہیں تھا، اس کو بس اپنے جہیز کی چیزوں سے پیار تھا، اور اسی لیے امی نے مجھ سے مخاطب ہو کر کہا کہ بیٹا تم نے بھابھی کی مشین توڑ دی ہے، اسی لیے تم بھابھی کو اپنے جہیز کی مشین لا کر دو، اس طرح حساب برابر ہو جائے گا۔ یہ بات سن کر میں حیران رہ گئی۔ مجھے لگا تھا کہ امی میری سائیڈ لیں گی، مگر وہ بھی اپنی بہو کی سائیڈ لے رہی تھی۔ میں باہر گئی اور اپنے کمرے سے اپنے جہیز کی مشین لے آئی اور بھابھی کے جہیز کے سامان کے اوپر رکھ دی۔ بھابھی نے جب میری مشین کو دیکھا تو کہنے لگی یہ تو بڑی بیکار مشین ہے، میری مشین تو بہت کام کی تھی، یہ تو شکل سے ہی کسی سستی کمپنی کی لگ رہی ہے۔ میں نے اپنی مشین کی اتنی برائی سنی تو مجھے غصہ آ گیا۔ میں نے بھابھی سے کہا اگر میری مشین اتنی ہی بیکار ہے تو مت لیں۔ یہ سن کر بھابھی کو بھی غصہ آ گیا، کہنے لگی تم نے میری مشین توڑی ہے، بدلہ تو میں ضرور لوں گی۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے میں چلی گئی، جبکہ میں رونے لگی۔ امی نے مجھے یوں روتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگی ارے پاگل، آج تیرے بھائی کی شادی ہے، گھر میں خوشی کا موقع ہے، تم رو کیوں رہی ہو؟ تیرے بھائی نے دیکھ لیا تو جھگڑا اور بڑھ جائے گا۔ یہ سن کر میں نے امی سے کہا میرا اکلوتا بھائی تھا، میں نے اس کی شادی کے لیے کئی سپنے دیکھے تھے، مگر بھائی نے سب خاک میں ملا دیے۔ یہ سن کر امی نے میری طرف حیرانی سے دیکھا۔ لڑائی بھابھی نے کی ہے اور قصوروار بھائی کو ٹھہرا رہی ہو؟ میں جل ہی گئی۔ اگر بھائی نے آپ کی بات مان کر ہماری پسند سے شادی کر لی ہوتی تو آج میری بھابھی کی جرأت نہ ہوتی کہ مجھے یوں بے عزت کرے۔ امی نے
इस बात पर मुझे गले से लगा लिया और कहने लगी, बेटा, शादी के बाद तुम्हारे भाई ने अपनी बीवी के साथ जिंदगी गुजारनी है, इसीलिए लड़की भी उसी की पसंद की होनी चाहिए। इसलिए मुझे तो उसकी पसंद की शादी पर कोई एतराज नहीं है। अम्मी की इस बात पर मुझे और गुस्सा आ गया। आपको भी अपने बेटे और बहू से प्यार है, बस बेटी की कोई कदर ही नहीं। अम्मी ने मुझे यूं रोते हुए देखा तो हंस पड़ी। अरे, मुझे तुमसे भी मोहब्बत है। अम्मी की बात सुनकर मैंने उनसे कहा, तो फिर आपने भाभी को मेरी मशीन क्यों दे दी? मेरी बात पर अम्मी कहने लगी, वो इसलिए कि मैं तुम्हें इससे भी अच्छी मशीन देकर दूंगी। इस बात पर मैंने अम्मी की तरफ हैरानी से देखा। लेकिन कब? अम्मी कहने लगी, तुम्हारी शादी पर। मेरा मूड बहुत खराब था, मगर शादी के नाम पर मुझे अंदर ही अंदर खुशी होने लगी। मैं अपने कमरे में आई और आईने के सामने खड़ी होकर अपना चेहरा देखने लगी। मैं भाभी की तरह बहुत खूबसूरत तो नहीं थी, मगर मेरी शक्ल अच्छी थी। यकीनन मैं बहुत अच्छी दुल्हन बनूंगी। मैं अपने बाल सेट करने लगी। मैं भाभी की तरह पार्लर से तैयार होने जाऊंगी। मैं अपने दिल में खुद ही ये कुछ सोचे जा रही थी। हालांकि मेरी शादी बहुत दूर थी, मगर शादी के नाम पर मेरा मूड बहुत अच्छा होता जा रहा था। मेरा रिश्ता अब्बू के खानदान में हो चुका था। मेरा होने वाला ससुराल हमारी तरह गरीब ही था। वो भाई के ससुराल की तरह अमीर नहीं थे। भाई की शादी से पहले मुझे इस बात का अफसोस होता था। मैं चाहती थी कि मेरा ससुराल भी अमीर हो, मगर आज जब मैंने अपनी अमीर भाभी का रवैया देखा तो मुझे एहसास हुआ कि ये अमीर लोग हमारी तरह अच्छे दिल के नहीं होते। भाभी के ख्याल पर मेरा मूड फिर से खराब होने लगा। लेकिन मैं बाहर आ गई। आहिस्ता आहिस्ता मेहमान जा चुके थे। रात हुई तो मैं, अम्मी और भाभी ही घर पर रह गए थे। भाई अभी तक घर नहीं आया था। वो बाहर अपने दोस्तों की तरफ गया हुआ था। इसीलिए मैंने अम्मी के साथ मिलकर खाना सजाकर टेबल पर रख दिया। थोड़ी देर बाद भाई घर आ गया, मगर वो आते ही भाभी के पास चला गया। हम दोनों माँ बेटी एक दूसरे का मुंह देखने लगी, क्योंकि इससे पहले भाई घर आता था तो वो अम्मी को सलाम करने आता था, मगर आज तो उसने हमारी तरफ देखा भी नहीं था। हम दोनों काफी देर तक भाई भाभी का इंतजार करते रहे, मगर वो अपने कमरे से ही ना निकले। खाना ठंडा हो रहा था, इसीलिए मैंने अम्मी से कहा, शायद भाई ने बाहर से कुछ खा लिया हो। अम्मी, खाना ठंडा हो रहा है, इसीलिए हम दोनों खाना खा लेते हैं। लेकिन मेरी बात सुनकर अम्मी कहने लगी, नहीं बेटा, घर में भाभी मौजूद है। आज उसका घर में पहला दिन है। अगर हमने उसके बगैर खाना खा लिया तो वो फिर से बुरा मान जाएगी। अम्मी की इस बात पर मैंने कहा, लेकिन अम्मी, भाभी और भाई को भूख लगी होती तो वो खाने के लिए आ जाते। अम्मी कहने लगी, नहीं बेटा, तुम्हारी भाभी अमीर घर की है, इसीलिए वो देर से खाना खाती होगी, इसीलिए हम कुछ देर और इंतजार कर लेते हैं। मैंने अम्मी की बात मान ली, क्योंकि मैं जानती थी कि अम्मी बहू बेटे के बगैर एक नवाला भी नहीं लेंगी। फिर हमने 1 घंटे तक उनका इंतजार किया, मगर वो कमरे से ना निकले। इधर भूख से मेरा बुरा हाल था, इसीलिए मैंने उठ खड़ी हुई। अम्मी ने मुझे रोकने की कोशिश नहीं की। वो जानती थी कि मुझसे ज्यादा देर भूख बर्दाश्त नहीं होती थी, इसीलिए मैं बाहर आई और भाई भाभी के कमरे में आ गई। मैं दरवाजे पर दस्तक देने लगी थी, मगर दरवाजा अंदर से लॉक नहीं था, इसीलिए वो खुलता ही चला गया। मैं फौरन बाहर हो गई, मगर अंदर बेड पर बैठी भाभी ने मुझे देख लिया। वो फौरन बाहर निकली और मुझसे कहने लगी, बस यही कसर रह गई थी, तुम चोरी चुपके देखने आई हो कि हम दोनों अंदर क्या कर रहे हैं। भाभी के इल्जाम पर तो मैं हक्का बक्का ही रह गई। नहीं भाभी, मैं यहाँ देखने नहीं आई, बल्कि कहने आई थी। मगर भाभी ने मेरी बात पर जरा यकीन नहीं किया और कहने लगी, अब ड्रामे मत करो, मुझे अच्छी तरह से पता है तुम्हारी माँ ने हमारी जासूसी के लिए तुम्हें भेजा होगा। मैंने अपनी बेइज्जती तो बर्दाश्त कर ली थी, मगर अपनी अम्मी की बात पर मैं गुस्से से भड़क उठी। देखो भाभी, मेरी अम्मी की बुराई मत करना, क्योंकि वो ऐसी हरगिज नहीं है। भाभी ने मेरी बात सुनी तो कहने लगी, अच्छा, तुम दोनों माँ बेटी इतनी ही अच्छी हो तो रात के इस वक्त जाकर हमारा पहरा क्यों दे रही हो? जाओ और जाकर सो जाओ। भाभी ने फिर हम माँ बेटी पर इल्जाम लगाया। मैंने फौरन वजाहत दी, ऐसी कोई बात नहीं है, हम तो खाने पर आपका इंतजार कर रहे थे। भाभी ने ये सुना तो कहने लगी, मुझे तुम्हारे घर की दाल सब्जी नहीं खानी, इसीलिए मैंने बाजार से खाना मंगवा कर खा लिया है, इसीलिए तुम दोनों मेरी फिक्र मत करो और सो जाओ। मैंने कैसे चाहलों में शादी कर ली। ये कहकर भाभी कमरे में चली गई और दरवाजा बंद कर लिया। मैं रोते हुए किचन में आई तो अम्मी किचन के दरवाजे पर खड़ी थी। शायद अम्मी ने भी ये सब कुछ सुन लिया था। अम्मी चुपचाप खाना खाने लगी। जिंदगी में पहली बार हमने भाई के बगैर खाना खाया था, इसीलिए हमें बिल्कुल मजा नहीं आया। अगली सुबह हुई तो अम्मी ने नाश्ता बनाया। मैं भाई और भाभी का नाश्ता लेकर उनके कमरे में ले जाने लगी तो भाई बाहर आ गया। मैंने कहा, भाई, मैं आपके लिए नाश्ता लाई हूँ। भाई कहने लगा, मैं एक जरूरी काम से बाहर जा रहा हूँ, नाश्ता वहीं कर लूंगा। मैंने भाभी के लिए नाश्ता ले जाना चाहा तो भाई कहने लगा, वो अमीर घर की है, वो हमारी तरह सुबह सुबह नाश्ता नहीं करती, उसे तंग मत करो, सोने दो। ये कहकर भाई चला गया। मैं किचन में आकर नाश्ता करने लगी। अम्मी अभी भी चुप थी। उस दिन भाभी 2 बजे उठी, मगर उसी वक्त भाई घर आया। उसके हाथ में कई किस्म के शॉपर थे। मैं समझ गई कि भाई भाभी के लिए बाहर से खाना लाया था।
अम्मी ये देखकर नजरें फेर चुकी थी। रिश्ता निभाना कहाँ आसान था। अम्मी नहीं चाहती थी कि नई बहू के साथ किसी किस्म का झगड़ा हो, इसीलिए अम्मी ने चुप साध ली। भाभी के मन में जो भी आता वो करती। हमने भी सब बर्दाश्त कर लिया, मगर आहिस्ता आहिस्ता भाभी भाई से कहने लगी कि मुझे यहाँ नहीं रहना। मैंने ये बात सुनी तो अम्मी के कान में ये बात डाल दी। अम्मी कहने लगी, तुम बेफिक्र हो जाओ, मैं अपने बेटे को जानती हूँ, वो बीवी की सारी बातें मानेगा, मगर ये मरकर भी नहीं मानेगा, क्योंकि वो जानता है कि उसके जाने के बाद माँ और बहन अकेली रह जाएंगी। मगर कुछ दिन के बाद भाभी ने सामान पैक करना शुरू कर दिया। अम्मी ने भाभी से पूछा तो वो कहने लगी, मुझे यहाँ मज़ा नहीं आता, आप लोगों का घर बहुत छोटा है, मैं इस डरबे में नहीं रह सकती, यहाँ कोई आज़ादी नहीं है, इसीलिए मैं अपने बाबा के घर में रहूंगी। ये सुनकर अम्मी ने उससे पूछा, तुम दोनों जा रहे हो? ये सुनकर भाभी मुस्कुराते हुए कहने लगी, जाहिर है वो मेरा शौहर है, मैं जहाँ रहूंगी वो मेरे साथ ही रहेगा, माँ बहन के साथ रहकर क्या करेगा? मैंने उससे कह दिया है कि मुझे अपने बाबा के साथ रहना है। अम्मी सब कुछ बर्दाश्त कर सकती थी, मगर बेटे को यहाँ से जाता हुआ नहीं देख सकती थी, इसीलिए अम्मी ने उस दिन भाई से बात की और ये बात पूछी। भाई ने अपना सर झुका लिया, कहने लगा, माँ जी आपकी बहू सही कह रही है, मैंने उसके साथ शादी की है, वो जहाँ रहेगी मुझे उसके साथ रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया तो वो रूठ कर चली जाएगी। अम्मी मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा क्योंकि मुझे अपना रिश्ता बचाना है। ये सुनकर अम्मी रोने लगी और भाई से पूछा, और हमारा क्या होगा? ये सुनकर भाई कहने लगा, माँ जी आप फिक्र ना करें, मुझे जब भी वक्त मिलेगा मैं यहाँ आता रहूंगा, आपको खर्चा मिलता रहेगा, आप परेशान ना हो। लेकिन अम्मी समझ गई कि उसकी बीवी मालदार थी, उसकी पसंद की शादी थी, वो माँ से उसका बेटा छीनने में कामयाब हो गई थी, क्योंकि भाभी बहुत जहेज लाई थी। भाई की जॉब भी ससुराल में ही थी। उसके ससुर ने उसको ऑफर दी थी कि अगर वो ससुराल में आकर रहेगा तो वो उसको गाड़ी भी ले देंगे, मगर अम्मा समझ गई कि अब वो माँ बहन से मिलने क्यों आएगा। और फिर कुछ दिन बाद भाई और भाभी अपना सामान लेकर चले गए। कुछ हफ्ते तक भाई हमसे मिलने आता रहा, मगर फिर वो बहाने बनाने लगा और फिर हफ्ते महीने में बदलते चले गए। अम्मा सारा दिन बैठकर रोती रहती थी। अम्मा ने और मैंने मिलकर एक बार फिर से कढ़ाई का काम शुरू कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता माँ बीमार रहने लगी। एक बार भाई घर आया तो उसके हाथ में मिठाई का डब्बा था। अम्मा ने वजह पूछी तो कहने लगा, माँ तू दादी बन गई है। अम्मा को सच में खुशी तो हुई थी, मगर वो ज़ारो कतार रोने लगी, क्योंकि वह अपनी बीवी बच्चे को साथ नहीं लाया था। अम्मा जानती थी कि उसकी बीवी अब कभी यहाँ नहीं आएगी। अम्मा ने दुआएं देकर भाई को रुखसत कर दिया। अगले रोज अम्मा जिद करने लगी कि वो अपने पोते को देखने जाएंगी। मैंने बहुत मना किया, मगर वो ना मानी। अम्मा मुझे भी साथ ले जाना चाहती थी, मगर मेरा दिल अपनी भाभी से खट्टा हो चुका था। मेरे मना करने पर भी अम्मा ने मिठाई का टोकरा मंगवाया और गली से रिक्शा पकड़कर चली गई। थोड़ी देर गुजरी थी कि मेरा दिल बुरी तरह घबराने लगा। तरह तरह के वसवसे आ रहे थे। मैंने भाई को फ़ोन किया और अम्मा का पूछा। भाई कहने लगा, अम्मा तो इधर पहुंची ही नहीं। मैंने भाई को ताकीद की कि अम्मा का पता करे। 2 घंटे बाद भाई का फ़ोन आया कि अम्मा के रक्शे का एक्सीडेंट हो गया था। मैंने पड़ोसन को साथ लिया और अस्पताल दौड़ी। अम्मा आखिरी सांसों पर थी। भाई और भाभी बेंच पर पास बैठे थे। मेरी जान निकल गई। अम्मा ने इशारे से मुझे पास बुलाया और कहा, मेरा पोता मेरे पास कर। भाई ने अपना बेटा मुझे पकड़ा दिया, जिसको मैंने अम्मा के साथ लगाया। मैं रोते हुए अम्मा को प्यार करने लगी तो अम्मा ने आखिरी हिचकी ली और इस जहां से पर्दा कर गई। मैं वहीं धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी। उसके बाद मुझे कुछ होश न रहा। जब मुझे होश आया तो अम्मा की तदफीन हो चुकी थी। मेरी भाभी मेरे पास बैठी मुझे तसल्लियां देने लगी, मगर अब उसका कोई फायदा ना था। मेरी दुनिया तो उजड़ चुकी थी।